बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 5 ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है। हमारे पास हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर पढ़ा था, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, बेसिकली उसी में ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जिक्र किया गया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या होती है। ये एक ऐसी फोर्स है जो इस यूनिवर्स में बॉडीज के दरमियान अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। और इस फोर्स की वजह से जो बॉडीज होते हैं इस यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। यानी कि वो फोर्स जिसकी वजह से इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया जाता है। अब ये जो अट्रैक्शन होती है उन दो बॉडीज के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन मैसेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दो मैसेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू, विच वन इज अट्रैक्टिंग विद अ लार्जर फोर्स, यू और द अर्थ। कि क्या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं या अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है, इनमें से कौन सा आप जो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, आप या अर्थ। तो इसका आंसर बेसिकली ये है कि अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, के अट्रैक्शन जो है वो दोनों तरफ से होगी। लेकिन यहाँ पे ये चैप्टर जिस चैप्टर से रिलेटेड है जो क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन, जिसमें यूनिवर्सल न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा था। अब उसके मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैसेस की वजह से होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो मैस है उन पे डिपेंड कर रही होती है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उन पे डिपेंड कर रही होती है। अब जो अर्थ है उसका मैस ज्यादा है ह्यूमन की निस्बत, तो इस वजह से जो अर्थ फोर्स अप्लाई करेगी ह्यूमन पे वो ग्रेटर होगी, ठीक है। इस वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ह्यूमन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है और अर्थ भी ह्यूमन को अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन अर्थ का मैस ज्यादा होता है, इस वजह से वो ज्यादा फोर्स उस पे ह्यूमन पे अप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस वो एरिया जहां पर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो उसको फील्ड फोर्स का नाम दिया जाता है। जैसे सपोज हम एक मैग्नेट कंसिडर करें, तो मैग्नेट अगर सेंटर में रखें तो उसके गिर्द एक एरिया होता है, उस एरिया में हम कोई भी मेटल लेकर जाएं तो वो जो मैग्नेट है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वो मैग्नेट के इर्द गिर्द वो एरिया, जिस एरिया में वो किसी दूसरे मेटल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उसकी फील्ड होगी। तो इसी तरह जब हम फील्ड फोर्स की बात करते हैं तो फील्ड फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो स्पेस में अप्लाई हो रही होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। और वो डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो रही होती, लेकिन यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं होता, वो काफी गैप होता है उनके दरमियान, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है, तो उसको फील्ड फोर्स का नाम दिया जाता है। फील्ड फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स इसी वजह से कहा गया है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है इसके लिए। एग्जांपल्स इसकी क्या है, फील्ड फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है। ये जो फोर्सेज हैं ये फील्ड फोर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो शुरू में साइंटिस्ट थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्यों नहीं जान पाए थे, उसके बारे में गैस क्यों नहीं कर सके थे, उन्हें ये क्यों मालूम नहीं था कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद होती है। तो उसकी बेसिकली रीजन ये है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। कितनी कम होती है कि 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। अब ये जो वैल्यू है इसको मेजर करना, इसको डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो शुरू के साइंटिस्ट का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि ऐसी कोई फोर्स भी मौजूद हो सकती है। हाँ,
ज्यादा वैल्यू की फोर्स होती तो वो इजीली डिटेक्ट कर लेते, जिस तरह ग्रेविटी कर ली गई थी, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचती है, तो वो काफी पहले हो गई थी। ग्रेविटेशनल फोर्स इसी वजह से नहीं हो सकी कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल थी और इतनी स्मॉल वैल्यू को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। और नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स जो रियल लाइफ में मौजूद होते हैं उनके लिए तो ये काफी ज्यादा मुश्किल था उनके लिए डिटेक्ट करना कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फील्ड फोर्स? आप ये कैसे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फील्ड फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स ना सिर्फ बॉडीज पे ऑब्जेक्ट्स होती है, उन बॉडीज पे जो इन कांटेक्ट होते हैं, बल्कि उन पे भी अप्लाई हो रही होती है जो कि इन कांटेक्ट नहीं होते। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी? जो जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है, स्मॉल जी की वैल्यू पे। तो इट डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है जो जो हम अर्थ के सेंटर से अवे मूव करते हैं। तो इस वजह से इसको फील्ड फोर्स का नाम दिया जाता है। यानी कि दो रीजंस बताई गई हैं कि किस वजह से इसे फील्ड फोर्स का नाम दिया जाता है। एक क्या है कि बॉडी इन कांटेक्ट हो या ना हो, ये फोर्स अप्लाई हो रही होती है, और दूसरी रीजन क्या है कि अर्थ के सेंटर से जूं जूं दूर जाएं तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इन दो रीजंस की वजह से इसको फील्ड फोर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली अर्थ के ऊपर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड पर यूनिट मास के एक स्पेसिफिक मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का नाम दिया जाता है। अब अर्थ की सरफेस के नजदीक इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी होती है। ये जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है बेसिकली। तो अर्थ की सरफेस के नजदीक जी की वैल्यू 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी वजह से जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 10 न्यूटन पर केजी होगी। पर फोर्स पर यूनिट मास था ना, तो इसी वजह से इसका यूनिट न्यूटन पर केजी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट टू अस? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसकी काफी सारी रीजंस हैं। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, सूरज और जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं जो कि मूव करते हैं सन के अक्रॉस, उनके लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी होती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काफी जरूरी है क्योंकि हमने देखा था ना, दो जो बॉडीज होते हैं उन पे लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दो बॉडीज के मैसेज और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो इस वजह से सन और इसके अक्रॉस जो मूव करने वाले प्लैनेट्स थे उनके लिए जरूरी थी। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून विच मेक्स मून टू मूव अराउंड द अर्थ। इसी तरह मून को अर्थ के अक्रॉस मूव करने के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होती है। एंड तीसरा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेन एंड स्नो टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, उसी के वही रीजन बनता है कि जो बारिश है वो जमीन पर आती है और जो स्नो होती है वो भी जमीन की सरफेस पे आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? तो इसकी स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कि इस लॉ के मुताबिक यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अगर दो बॉडीज की बात की जाए तो इन दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन मैसेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। अगर हम इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखें तो हम कंसिडर कर लें कि दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है और उनके दरमियान डिस्टेंस d हो। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फर्स्ट सेंटेंस के मुताबिक F प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रोडक्ट ऑफ मैसेस के, और ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया d स्क्वायर के। इन दो इक्वेशंस की मदद से अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल आ जाता है m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हम खत्म करें तो F इक्वल आ जाता है g m1 m2 ओवर d स्क्वायर के। यहाँ पे g प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है,
हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड, मास ऑफ अर्थ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आपको कैलकुलेट करके दिखाया जाएगा कि सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी जिसका मास m है और वो अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ का जो मास है वो me है और अर्थ का जो रेडियस है वो r है, और जो डिस्टेंस है बॉडी का मास है वो भी r के इक्वल ही होगा, क्योंकि जो मास है ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ा है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस r के इक्वल है। तो इसी वजह से इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी r होगा, और इस मास का जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा w की सूरत में। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक क्या होगा कि F इक्वल होगा G m1 m2 ओवर d स्क्वायर के, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब इस केस में यहाँ पे m1 हमारे पास m के इक्वल है, स्मॉल m के, और m2 हमारे पास me मास ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो जो डिस्टेंस है d, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस, वो ये r के इक्वल है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये वाली वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। F इक्वल हो जाएगा Gmme ओवर r स्क्वायर, यानी कि जो फोर्स होती है, ये फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स मौजूद है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसकी इक्वल होगी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की इक्वल होगी। यानी कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी वही वेट इक्वल होगा उस फोर्स के। तो F की जगह पे हम W पुट कर देंगे, F इक्वल टू W इक्वल होगा mg के, तो F की जगह पर mg आ जाएगा, mg इक्वल टू Gmme ओवर r स्क्वायर। यहां से m से कैंसल, तो g इक्वल आ जाता है Gme ओवर r स्क्वायर। हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है, तो me एक तरफ रह जाएगा, r स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, me इक्वल हो जाएगा gr स्क्वायर बाई g के, यानी कि me इक्वल टू gr स्क्वायर ओवर g। इसमें वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। वैल्यूज हमारे पास, इन तीनों की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर होता है, और कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। me इक्वल आ जाता है 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 10 पावर -11। तो me इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर 24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5.11 है, कैन यू डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून, इफ यस देन व्हाट यू नीड टू नो। कि अगर आप मास ऑफ मून फाइंड करना चाहें तो क्या आप कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो इसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मास ऑफ द मून हम एक फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं, और वो फार्मूला क्या है, m इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी। m लिखा है मास ऑफ मून हो जाएगा, और m लिखा है g की वैल्यू मून पे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा अगर हम मास ऑफ द मून फाइंड करना चाहते हैं। और इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, g की वैल्यू m मून पे। ठीक है, मून पे g की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मून पे r रेडियस ऑफ द मून, एंड g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो हर जगह पे कांस्टेंट होता है, ये हमें मालूम है, 6.673 इंटू 10 पावर -11। रेडियस ऑफ द मून हमें पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून ये मालूम होना चाहिए। तो हम मून का जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डज द वैल्यू ऑफ g वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो g की वैल्यू है वो वेरी क्यों करती है प्लेस टू प्लेस। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि g इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, यानी कि अर्थ का जो रेडियस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है g की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अर्थ के सेंटर से हम जितना दूर जाएंगे g की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो g की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ के। तो जो हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा अर्थ के सेंटर से, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वैल्यू ऑफ g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ g वेरीज विद अल्टीट्यूड। g की वैल्यू हाइट के साथ साथ कैसे चेंज होती है। तो वैल्यू ऑफ g इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अल्टीट्यूड के। ठीक है, जो हम हायर जाएंगे अर्थ की सरफेस से तो g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। वैल्यू ऑफ g किसी भी
हाइट पे हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते होते हैं GH इक्वल टू GME ओवर RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हाइट पे डिपेंड कर रही है G की वैल्यू। तो अगर हम देखें तो R प्लस H होल स्क्वायर है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है हाइट, तो इसका मतलब ये है कि हाइट इंक्रीज करेगी तो G की वैल्यू डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको साइंटिस्ट ने खुद स्पेस में भेजा है, ठीक है, साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जेक्ट्स स्पेस में भेजे हैं और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। इन सैटेलाइट्स को डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट वर्क टास्क के लिए भेजा गया है स्पेस में। अब उनमें से जो इनके फंक्शंस हैं वो कम्युनिकेशन हो सकता है, जैसा कि मोबाइल के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, नेविगेशन हो सकता है कि पाथ ट्रेस करना, वेदर मॉनिटरिंग, वेदर फॉरकास्टिंग होती है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो सकता है, जैसे कि जो स्पेस की पिक्चर्स बना बना के वो भेजते रहते हैं, और स्पेस अर्थ की भी पिक्चर्स डिफरेंट पॉइंट्स से वो बनाकर भेजते हैं वो सैटेलाइट्स। तो वो बेसिकली उनको सैटेलाइट्स का नाम दिया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम दिया जाता है, एंड मिलिट्री पर्पस के लिए भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमें सैटेलाइट्स की मोशन को अंडरस्टैंड करने में कैसे मदद देता है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफरेंट मैथमेटिकल बेसिस प्रोवाइड करता है सैटेलाइट्स की मोशन को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान, वो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखती है। अगर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद ना हो तो जो सैटेलाइट है वो एक ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर मौजूद होती है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट्स को सेंटर में मूव करवाती है, सर्कल में मूव करवाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो पुल कर रही है सैटेलाइट, अर्थ सैटेलाइट को, वो किस वजह से है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होने का मुराद यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है कि वो सैटेलाइट एक सर्कल में मूव करती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स? किन फैक्टर्स पे ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की डिपेंड कर रही होती है? तो ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की हमारे पास v0 इक्वल होती है √gh के। ऑर्बिटल स्पीड जो है सैटेलाइट की वो v0 इक्वल होता है √gh के। अब इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिटल स्पीड जो है सैटेलाइट की वो डिपेंड करती है g की वैल्यू पे और हाइट पे, ठीक है, h पे, क्योंकि उस h पे g की वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली जो है वो हमें एक हाइट पता होना चाहिए, जिस हाइट पे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं उस पे डिपेंड कर रही होती है, और उस हाइट पे जो g की वैल्यू होगी उस पे डिपेंड करेगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनड एट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स? जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो रुकी हुई क्यों होती हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में? तो जियो का मतलब होता है जमीन और स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। तो जियो स्टेशनरी का मतलब यह है कि ऐसी सैटेलाइट्स जो जमीन की मुनासबत से रुकी हुई हों, ठीक है, यानी कि जमीन की निस्बत रेस्ट में हो। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं वो 24 आवर्स कंप्लीट करती हैं 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के क्रॉस 24 आवर्स में एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल कर लेती हैं, और अर्थ का भी यही रेवोल्यूशन प्रोसेस है कि वो भी 24 आवर्स में एक चक्कर अपने एक्सेस के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो जब दोनों का टाइम सेम है तो इसका मतलब ये होगा कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है वो उसी पॉइंट के ऊपर रहेगी और वो उसके साथ साथ मूव करती रहेगी। तो वो अर्थ की निस्बत अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती, इसकी वजह से उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं और वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रुकी रहती है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें।
और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।